हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एवीएम इंटर कॉलेज शिवनगर खेमार की तरफ से एक्सरसाइज 5.2 का आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। 5.2 में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक चीज़ों को समझा और क्वेश्चन नंबर 12 स्पेशली रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज़ की स्पेशली रिक्वेस्ट थी, तो उस क्वेश्चन को हमने समझा। यानी इसमें इस प्रश्नावली के अब तक 7 प्रश्नों को हम समझ चुके हैं। आगे के प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने वाले हैं। अपने ग्रुप में चीज़ों को बताया कि कौन कौन से बच्चे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं। आप चीज़ों को प्रॉपर देखिए और 5.2 से पहले यानी द्विघात समीकरण पहली एक्सरसाइज जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो जरा भी परेशान ना हो। आप एक्सरसाइज 5.1 से चीज़ों को स्टार्ट कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चीज़ें नहीं समझी हैं, पुरानी चीज़ें जो पहले बीत चुकी हैं, वो परेशान ना हो। जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, हम आपको बाद में भी उन पर वीडियो या स्कूल खुलता है तो वहां पर उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मान के चलिए आप कि आपको 5वीं प्रश्नावली से चीज़ों को समझना है बढ़िया से। ठीक है, तो आज से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा और उसमें देखते रहिए आप वीडियोस को। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उन चीज़ों को भी देखिए। ठीक है, मैसेज कीजिए उनका ग्रुप में, आप बताइए कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, हम उसका आप अलग से एक वीडियो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजेंगे। बाकी जो पूरी एक्सरसाइज का वीडियो है ये तो यूट्यूब पे जाएगा ही। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जैसे कि चीजों को हम समझ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आज फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, कह रही एक समांतर श्रेणी है 3 8 13 18। 3 8 13 18। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 31वें पद से 130 ज्यादा है। कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी, इसके 4 पद दे दिए गए और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया गया, सब में कॉमा लगाया गया है। ठीक है, यानी अंत तक कहाँ है कोई पता नहीं, कहां पर खत्म होगी समांतर श्रेणी। बोल रहे हैं भाई इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, ऐसे आगे भी पद ऐसे बढ़ रहे होंगे। कहने इसका कौन सा ऐसा पद है जो इसके 31वें पद से 130 ज्यादा होगा। भाई हमें क्या पता कौन सा पद है, वही आप पूछ रहे हो तो मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद 31वें पद से 130 ज्यादा है। ठीक है, कौन सा पद, यनवा पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का यनवा पद मान लेते हैं हम, 31वें पद से कितना ज्यादा है, 130 ज्यादा है। यही बात बोली गई है ना। हाँ ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं भाई कौन सा आपका यनवा पद, और ये हो गया आपका कौन सा 31वां पद। देख रहे हैं चीजों को, ये यनवा पद हम टीएन से इसको दिखा रहे हैं। देखो हम जो अपने मन से लिखते हैं हम टीएन लिखते हैं, बुक में आपका एएन चलता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ऑड लगती है, इस पर हमारी प्रैक्टिस है, तो इन चीजों को भी आप समझते रहिए। जबकि ये एक बेस्ट फॉर्मेट है, टी फॉर टर्म। टी फॉर क्या होता है, टर्म होता है, और टर्म माने होते हैं पद। ठीक है, यहाँ पर यन का सिंबल आपको यनवा पद बताता है और टी माने टर्म। ठीक है, टी एन माने यनवा पद। ठीक है, जो आप 12th में जाओगे पहले चीजों को तो बताई जाती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 11th और 12th में पहले पढ़ते थे वहां पर टीएन से चीजों को समझाया जाता था। ठीक है, देखो प्रतीकों से मत घबराइए, प्रतीक का मतलब जो है उसकी जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझिए। टीएन से कोई समझाए या एएन से समझाए, बात ही की है। ठीक है, तो ये आपका यनवा पद हो गया और ये कौन सा होगा, 31वां पद हो गया। हमने मान लिया है कि भाई आपका जो यनवा पद है ये वही पद है जो आपके 31वें पद से 130 ज्यादा है। दोनों में से कौन ज्यादा है बताइए जरा। भाई यनवा पद ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है ये, 130 ज्यादा है। अभी यहां पर 130 नहीं लिखा हमने कि इसमें प्लस 130 लिखे ज्यादा है, जो ज्यादा है इसी के अंदर समाया हुआ है। ये यनवा पद 31वें पद से कितना ज्यादा है, 130 ज्यादा है। तो भाई तुम 130 ज्यादा हो, हम तुमको भी 130 दे देते हैं। अब क्या मामला है दोनों में, अब तुम बोल सकते हो कि तुम 130 ज्यादा हो। भाई नहीं, हम 130 ही ज्यादा थे और आपने इसको 130 दे दिया, तो अब तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, बात समझ में आई, समीकरण कैसे बना आपका,
यनवा पद क्या था, 31वें पद से 130 ज्यादा था, तो हमने 31वें पद को भी 130 ज्यादा कर दिया। अब दोनों पद कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब इन दोनों का फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे यनवा पद है, यनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 31वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सबकी वैल्यू पुटअप करो। ए का मतलब प्रथम पद कितना है, 3, प्लस एनवा पद कितना हमें पता है नहीं, इसी एन का तो मान याद करना है, इसी एन का जो मान आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पुट नहीं कर सकते। डी सार्वंतर कितना है, 3 5 8, 8 5 13, यानी 5 5 जुड़ रहा है तो सार्वंतर 5 हो गया। इज इक्वल टू प्रथम पद है, यहाँ भी 3 है, 31 में से एक चला जाएगा, 30 आ जाएगा, और सार्वंतर कितना यहाँ पर 5 है। ठीक है, चलिए प्लस का 3 यहां भी है, प्लस का 3 यहां भी है, तो दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यही कैंसिल कर सकते थे, वैल्यू पुट करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। बात समझ में, आपको जब बराबर के दोनों तरफ चीजों को काटना हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, चीजें समान होनी चाहिए, अंश में है तो अंश में, हर में है तो हर में, और फ्री होनी चाहिए। ठीक है, और चिन्ह भी उनके समान होने चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लस का हो एक माइनस का हो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर क्या आया आपका, n माइनस वन इंटू 5 आया, और यहां पर 5 तिहाई 15, 150 हो गया। ठीक है, इस 5 को इधर भेजेंगे या यहीं पर काट दो, 5 इक्के 5 और 5 तिहाई 15, फिर से देखो 30 आ गया। अब n माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना, 30 के, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा। कि 30 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, आप जैसे जैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहोगे, थोड़ा कैलकुलेशन को बहुत इजी कर सकते हो आप। ठीक है, अभी देखो आपको इस सवाल को यहाँ पे लगा दिया, आप देखो इसकी अगर कैलकुलेशन हमें छोटी करनी होती है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बनता हमारा। क्या था हमारा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, और यहाँ पर a पे जगह ही कम है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इधर था आपका a प्लस 31 में से एक गया 30, 30 डी था। ठीक है, देखो a से a आपने कैंसिल कर चुके थे, प्लस में था, चीजें फ्री थी, आपका क्या बचा था, n माइनस वन इंटू डी था, और यहाँ पर क्या था, 30 डी था। देखो यहाँ से यहाँ भी कैंसिल हो चुका था चीजें। फिर n माइनस वन इज इक्वल टू 30 के, और n इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। भाई ये मिस्टेक कैसे हो रही है, देखिए मिस्टेक का रीजन समझ में आ गया। यहाँ पर 5 की जो 1 की जगह पर यहाँ पे देखो 5 लिख दिया गया है, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 1 होगा, और इधर जाकर ये क्या होगा 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, वो 5 के चक्कर में 5 हो गया। ठीक है, 31 आएगा आंसर। देखिए यहाँ से और सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में है, तो आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाओगे कैलकुलेशन वैसे ही ईजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन आपका। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर श्रेणी का अंत से छठवां पद ज्ञात करना है। तो अंत से ज्ञात करने वाला फार्मूला हमने बता दिया है आपको। क्या फार्मूला है कि समांतर श्रेणी का अंत से यनवां पद, अंत से यनवां पद बराबर क्या होता है, अंत से यनवां पद के लिए आप हमेशा प्रथम पद की जगह पर अंतिम पद यल को रखते हो, और यहां पर माइनस लगाते हो, n माइनस वन इंटू डी, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करके इसमें चीजों की वैल्यू रख करके, अंतिम पद भी आपको -40 दे रखा है क्वेश्चन में, तो खाली वैल्यू ही रखनी है आपको, वैल्यू रख करके आप आंसर फाइंड कर लीजिए। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक समांतर श्रेणी में a दिया गया है, d दिया गया है, और n भी दिया गया है। फिर बोल रहा है तो a100 का मान ज्ञात कीजिए, यानी 100वां पद ज्ञात करना है। a100 का मतलब क्या हुआ, 100वां पद ज्ञात करना है। तो 100वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपको प्रथम पद चाहिए, फिर n माइनस वन का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस वन यानी 99 हो जाएगा, इंटू कितना डी, यानी यहाँ पे आपको प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए, और प्रथम पद सार्वंतर खुद दिया ही गया है।
ठीक है। और जैसे ये प्रथम पद सार्वंतर से आप चीजों को 100वां पद निकाल लीजिए। फिर आपको पूछा है 50वां पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50वां। देखो यहां पर या तो ये पूछ ले कि A100 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ ले आपसे 100वां पद ज्ञात कीजिए। बात तो एक ही है। 100वां पद ज्ञात करने को भी A100 लिखोगे या T100 लिखो, ये क्या है, दोनों ही आपके 100वां पद है। चाहे इस तरीके से पूछे 100वां पद ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ लेता A100 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे अगली लाइन में देखो बोल रहा है 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो 50वां पद ज्ञात करने को ऐसा भी बोल सकता था कि A50 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाषाओं को समझिए, भाषाओं से भ्रमित मत होइए। ठीक है, 50वां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर की ही आवश्यकता पड़ेगी, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये भी हमारा इजी सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए चीजों को, किताब सामने होनी चाहिए आपके। कि एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 43, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरी पंक्ति में 39 इत्यादि। इत्यादि मतलब इसी प्रकार से गुलाब के पौधे हैं। यदि फुलवारी की आखिरी पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हैं, पहले में भाई कितने हैं, 43 हैं, फिर दूसरे में 41, तीसरे में 39, इसी प्रकार से हैं, और अंत में कितने पौधे हैं, 11। यही ना, 43, 41, 39 और डॉट डॉट 11 तक। तो देखिए 43 में से कितना कम हुआ, 2 कम हो गया, 41 आया, 41 में से 2 कम हो गया, 39 आया। इसी तरह से चीजें घटती हुई 11 तक पहुंची हैं। कह रहे हैं तो फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यन का मान ज्ञात करना है। कुल संख्या कितनी है, यन। तो यहां पर आपको हम हिंट दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, दी गई जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसके माध्यम से ये समांतर श्रेणी बनेगी हमें, और इसका अंतिम पद होता है यल। ये फार्मूला लगाएंगे अंतिम पद का, यल इज इक्वल टू होता है A + n - 1 × D, जहां पदों की संख्या माना कुल पदों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, माना फुलवारी में कुल पदों की संख्या कितनी है, यन है। ठीक है, अब यहां पर देखो यल क्या है, अंतिम पद है जिसका मान कितना है, 11 है। ए प्रथम पद है जिसका मान कितना है, 43 है। यन, इसी यन का मान ज्ञात करना है, कुल पदों की संख्या। और सार्वंतर क्या है आपका, -2 है। इसी इतनी चीज को आप सॉल्व करके एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, एक व्यक्ति का ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति अपना, उसने उधार लिया था, ऋण लिया था, ऋण का मतलब उधार लिया था, और 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। वो पहली किस्त कितनी देता है, 100 रुपए। फिर भाई क्या हुआ, यदि वो प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रतिमाह बढ़ाता है, हर माह 5 रुपए बढ़ाकर देता है, यानी पहले किस्त 100 की दे दी, दूसरी 105 की, इसमें भी 5 बढ़ा देगा, 110 की हो जाएगी इस बार, फिर अगली बार 115 की हो जाएगी, इस तरह से बढ़ाकर देता रहता है। ठीक है, तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, कौन सी किस्त देनी है उसको, 30वीं किस्त कैसे निकालोगे भाई, एक समांतर श्रेणी बनी, क्या बनी है, एक समांतर श्रेणी बन गई है एक, और इस समांतर श्रेणी की 30वीं किस्त का मतलब 30वां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद 100, फिर n-1, मतलब n तो हमारा 30 दिया गया, 30 - 1 इंटू कितना, d क्या है हमारा 5 है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 30 में से 1 जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 की गुणा 5 में करानी है, डायरेक्ट गुणा करा लो, 5 की गुणा 30 में करो, 5 3 15, 150 हो गया, -5 1 के 5 हो गया। ठीक है, 100 150 और 250 हो गया, 250 में से 5 घटा दो, कितना हो गया आपका, 245 रुपए। ठीक है, आगे बात समझ में भाई। 29 का 5 में गुणा करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था, तो आपने क्या किया, सीधे 5 की गुणा अंदर करा दी, तो 30 की गुणा 5 में होगी, 150 हो गया, 5 1 के 5 हो गया, और फिर इन दोनों को जोड़ लिया, 100 और 150, 250 हो गया, 250 में से 5 घटा दिया, 5 घटा दिया, और 245 आ गया। आगे समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हम बता ही चुके हैं आपके पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई लोगों ने पूछा है। चलिए, क्या है, यदि 5,000 रुपए की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए।
क्या प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है? और 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज भी ज्ञात कीजिए। यानी हमारा मूलधन कितना है, P इक्वल टू कितना है, 5000। ठीक है, और दर कितनी है हमारी, रेट आर 8% है, वो भी कैसी, वार्षिक है। ठीक है, 5000 रुपये, रुपये भाई पहले लिखे जाते हैं। चलिए 5000 रुपये हमारा मूलधन हो गया, दर होगी हमारे 8% वार्षिक। ठीक है, कहने प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए और क्या प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पर देखो कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज की नाम तो नहीं आया है। ठीक है, जब ब्याजी ब्याज बोला जा रहा है तो इसको हम साधारण ब्याज के नियम से लगाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बताइए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना, 100। ठीक है, ठीक है, ये साधारण ब्याज का आपका फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, PRT बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। ठीक है, ये बेसिक सा फार्मूला है। तो पहले वर्ष के लिए हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है पहले वर्ष के लिए। तो प्रथम वर्ष, फर्स्ट वर्ष के लिए SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, SI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया साधारण ब्याज, बराबर क्या होगा आपका, PRT बाई 100। ठीक है, P कितना है आपका 5000, R कितना है 8, T कितना है 1 बटे कितना 100। ठीक है भाई, PRT भाई P मतलब मूलधन 500 लिख दिए यार, क्या है दिमाग सेट नहीं है क्या, 5000 गुड़े 8 गुड़े 1 बटे कितना 100। आगे बात समझ में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगी, 50 बटा, ठीक है 50 बचा, 50 गुड़े 8 गुड़े 1 कितना हो जाएगा भाई, 50 अट्ठे 400 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना आया, 400 रुपये। सेकेंड ईयर के लिए निकाल लो, जब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे SI तो वहां भी क्या हो जाएगा आपका, 5000 गुड़े 8 गुड़े 2 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। फिर से 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कटनी है, और 8 पंजे 400 आना है, 400 का 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ये 800 हो जाएगा इस बार। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए निकाल लो। जब तीसरे वर्ष के लिए निकालोगे तो 5000 गुड़े 8 गुड़े कितना, देखो यहां पर टी था ना, टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय। हमने लिखा पहला वर्ष, पहले वर्ष के लिए निकालने तो टी की जगह पर 1 रखा, दूसरे वर्ष के लिए निकालने तो टी की जगह पे 2 रखा, तीसरे वर्ष के लिए निकालने तो टी की जगह पर 3 रख दिया, बटे कितना 100। हर बार हल होकर वही 400 आना, इस बार 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले वर्ष के अंत में 400, फिर 800, फिर 1200, तो पता है चौथे वर्ष के अंत में क्या आने वाला है, 1600 आने वाला है, क्योंकि देख रहे हैं 400 चीजें हर बार बढ़ रही हैं। तो ये जो वर्ष के अंत में ब्याज की गणना हम कर रहे हैं और जो ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये ब्याज हमारा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अतः वर्ष के
अंत में प्राप्त ब्याज क्रमशः 400, 800, 1200, डॉट डॉट है। ठीक है, और फिर से यहां पर हम निकाल सकते हैं कि यदि हम इसको पहला पद माने, दूसरा पद माने, तीसरा पद नहीं माने, तो देखो इसकी समांतर श्रेणी में होने का सबूत दे रहे हैं हम कि हम T2 माइनस T1 कर लें। T2 माइनस T1 निकाल रहे हैं, तो T2 का मतलब 800, T1 का मतलब 400, अंतर कितना आया दोनों का 400। अब इस बार T3 माइनस T2 निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 माइनस कितना 800 बराबर ये भी क्या 400। तो यहां पे आप लिख सकते हो चूंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 के, अतः ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्योंकि सार्वांतर जो क्या आया है हर दशा में समान आया है, अतः जो वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त हो रहा है और इससे जो हम एक श्रेणी बना रहे हैं, ठीक है, वो श्रेणी हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, आगे समझ में चीजों को। साधारण ब्याज का एकदम सिंपल सा रूल निकालना था, बोला था कि 5,000 रुपये राशि है, 8% उस पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करनी थी, तो ब्याज के बारे में बोला गया तो हम साधारण ब्याज को लेकर चल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, जब स्पेशली चक्रवृद्धि ब्याज का शब्द आएगा तभी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम सोचेंगे। अगर नॉर्मली हमसे ब्याज की बात करता है तो हम सिर्फ साधारण ब्याज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने साधारण ब्याज का सूत्र लिख दिया, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, जहां पर P फॉर क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल, R फॉर रेट, रेट माने दर, T फॉर टाइम, टाइम माने समय। ठीक है, तो PRT बाई 100 से हमने P की वैल्यू पुट कर दी 5,000, R की वैल्यू पुट कर दी 8, भाई दर कितनी थी 8, और T को हमने क्रमशः बदलते रहे। पहले वर्ष के लिए निकाला तो T को 1 कर दिया, दूसरे के लिए निकाला T को 2 कर दिया, तीसरे के लिए 3 कर दिया, ऐसे चौथे के लिए निकाल सकते थे। लेकिन तीन चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि इन्हीं तीनों से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं सार्वंतर। तीसरे में से दूसरा पद निकालकर सार्वंतर निकालेंगे और दूसरे में से पहला पद घटाकर सार्वंतर निकालेंगे, और दोनों स्थितियों से जब सार्वंतर बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे हम कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, अतः ये समांतर श्रेणी में है। इसमें एक चीज और पूछी गई है कि 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की ब्याज भी ज्ञात कीजिए। 30 वर्ष के अंत में, तो इस चीज को निकाल लोगे ना, हम यहाँ पर 3, जहां पर टाइम को हम रख रहे थे यहीं पर आपको क्या रख देना है, 30 रख देना है। ठीक है, चाहे उस तरीके से निकाल लो और फिर चाहे आप अपनी समांतर श्रेणी का, देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, अपनी इस समांतर श्रेणी को लेकर के इसका 30वां पद निकाल लो। ठीक है, चाहे इसका फार्मूले का यूज करो, चाहे 30वां पद निकाल लो। ठीक है, यहां पे लिख देंगे, देखो यहां से अलग। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी 400, 800, 1200 डॉट डॉट, ठीक है, का 30वां पद निकाल लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 400 प्लस एन, एन का मतलब कितना 29, डी का मतलब कितना भाई, डी तो हमारा 400 आया ना। ठीक है, इसी को इतने को सॉल्व करना है। अब 29 की गुणा में 400 करा, कैसे कराओगे आप, कठिन लग रहा है, तो दोनों में देखो 400 400 है, 400 ले लो कॉमन, और 29 प्लस कितना, यहां पर कितना बचा, 1 बचा, और यहां पर कितना बचा 29 बचा, 29 1 30, 29 और 1 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और 30 की गुणा जब 400 में कराओगे तो 4 तिहाई 12, और कितने जीरो, 2 जीरो, 400 के 1 जीरो, 30 का 12,000 आ गया आपका। ठीक है, आता 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज। ठीक है, अब देखो जगह कम है, इसको भाई आप लिख लेना, हमने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन। अतः 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज बराबर 12,000 रुपए। ठीक है, 30 वर्ष के अंत में हमें 12,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है,
यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे आप, तो आप ये चीज देखने को मिलेंगे कि जो आपका साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हमेशा समांतर श्रेणी में चलता है। यानी अगर पहले साल आपने 400 रुपये ब्याज दिया तो वही 400 रुपये ब्याज आपको हर साल देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हुआ। एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर 15 रुपये और प्रथम किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया 8 रुपये है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया 15 कामा 8 कामा 8 कामा 8 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या कथन सत्य है? कारण दीजिए। भाई इसका कारण तो आप खुद ही दे लोगे, समांतर श्रेणी इसने बोला है कि 15 कामा 8 समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखाओगे सीधे, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 हम बता रहे हैं, ठीक है। 14 की केवल समांतर श्रेणी को देखिए, जो ये बोल रहे हैं 15 कामा 8 डॉट डॉट, कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। क्या कथन सत्य? कारण दीजिए, कारण देना है। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो हम सार्वंतर निकालते हैं कैसे, T2 माइनस T1 से। तो T2 कितना है 8, T1 कितना है 15, ठीक है। T3 माइनस T2 निकाल लो, 8 माइनस 8, तो 8 में से 15 गया कितना आ जाएगा -7, 8 में से 8 गया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देंगे या सार्वंतर डी बराबर लिख दिया करो, है ना। ये क्या होता है, सार्वंतर डी बराबर होता है। यहां पर लिख देंगे हम कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 के, अतः यही कारण हो गया, ठीक है। अतः दी गई समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई श्रेणी, पहले उसको समांतर श्रेणी नहीं बोल देंगे। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। तो इस तरह से हमने आपकी ये एक्सरसाइज को आज खत्म किया, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। आपका होमवर्क क्या रहेगा भाई, एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.1 से और कोई दो क्वेश्चन बढ़िया अपने मन से, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बता दिए, कुछ छोड़ा ही क्या है हमने। और 5.2 से, ठीक है, कोई बढ़िया से दो दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत छोटा होमवर्क आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क रहेगा क्लास 10th, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। किसका है, मैथ्स का है। और एक्सरसाइज 5.1 से 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 से भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना सा होमवर्क है आपका छोटा सा, इसको देख लीजिए और इसको आपको करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को लेकर के, ठीक है। ये समांतर श्रेणी की अंतिम प्रश्नावली है, ठीक है। इस प्रश्नावली के बाद समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप सभी अपने उन क्वेश्चनों को बचा के रखिए जो आपके एनसीईआरटी फोल्डर वगैरह में है, वो उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप एक उसका पिक खींच के आप बता दीजिए, या हमारे पास दोनों किताबें, आप सवाल नंबर ही बता दीजिए, तब भी आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।